चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक, ईरान और अमेरिका के बीच में बयानबाजी अभी भी जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को धमकी देने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा बात करेंगे बजट की। बीते दिन बजट में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की गई और जिस तरह से रक्षा बजट को बढ़ाया गया उसमें एआई और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बातें कही गई। इन दोनों ही मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ईरान से। तो भाई, जैसे अभी आपने बताया दर्शकों को कि हम आज दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहले हम ईरान वाले मुद्दे पे बात करेंगे। ईरान और यूएस के बीच में जो भी अभी चल रहा है, बहुत तनातनी चल रही है। जैसे कि खamenei ने अभी यूएस को वार्निंग दी थी कि अगर यूएस ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक करता है तो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो शांत नहीं बैठेगी, वो उसका रिटेलिएट करेगी उस अटैक को। इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने कहा है कि रीजनल वॉर होगा। रीजनल जो हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं ईरान, उसमें जंग होगी। यानी ईरान पे अगर डायरेक्ट हमला होता है तो ईरान जो डायरेक्ट हमला होगा उससे तो वो निपटेगा ही, उसको लेकर तो लड़ेगा ही। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य देश जो हैं उनमें भी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब इनके कहने का मतलब है ईरान ने एक तरीके से धमकी दी है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान ने एक तरीके से धमकी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है किसी भी प्रकार का तो सिर्फ ईरान में ही नहीं पूरे मिडल ईस्ट में मतलब वो तबाही मचाएगा। सिंपल सी बात ये है, अगर हम इसको और आसानी से समझें तो बात ये है कि अगर ईरान पर डायरेक्ट हमला होता है, जो उसके बयान है उसका मतलब ये है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो एक रीजनल वॉर शुरू हो जाएगा। यानी ईरान ने जो अलग एसेट्स बना रखे हैं उनको वो एक्टिवेट करेगा और उसकी वजह से जो अन्य देश हैं पूरे इलाके में या उसके आजू बाजू है, यूँ कहें कि मिडिल ईस्ट में, उन सब में एक वॉर या एक तरीके की जंग छिड़ जाएगी। इसका उद्देश्य जहाँ तक समझ आता है वो डोनाल्ड ट्रंप को कहने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हो तो आपके मिडिल ईस्ट पे, आपका मिडिल ईस्ट में जो सेंटर्स हैं, जो पूरा एसेट आपने डेवलप किया हुआ है इराक में, सऊदी अरबिया में और अन्य देशों में, जिस तरह से आपने सेंटर्स डेवलप कर रखे हैं, उन सेंटर्स पे भी एक विद्रोह हो जाएगा। या यूँ कहें कि अब उन सेंटर्स पर भी एक हमला होने की बात कह रहे हैं। भाई, जो मतलब मैं आपसे जो एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ईरान यूएस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें पाकिस्तान मत समझना? हाँ, कि मतलब हम रिटेलिएट करेंगे और हम अपना स्टैंड लेना जानते हैं। देखो, पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो कहीं भी बेच जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो बिल्कुल ही बेच जाता है। उस मुल्क की और ईरान की तो तुलना ही करना गलत है। ईरान कमज़ोर हो सकता है, ईरान अमेरिका से लड़ते हुए हार जरूर सकता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बिछ जाता है उस तरह से ईरान नहीं बिछेगा। उनकी एक संस्कृति है, उनकी एक जो अपने देश को लेकर विचारधारा है, उस विचारधारा से आप सहमत हैं असहमत हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका अपने देश को लेकर जो वैल्यूज़ हैं उस पर वो अड़िग हैं। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान के अपने नेताओं की कोई वैल्यूज़ नहीं है, अपने देश को लेकर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क मुझे समझ आता है जहाँ पे प्रधानमंत्री जहाँ भी उनके जाते हैं, शहबाज शरीफ जहाँ भी पाकिस्तान के जाते हैं, आसिम मुनीर उनके साथ जाते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है वहाँ पर एक आर्मी के या यूँ कहें कि डिफेंस की जो रेगुलर फोर्सेस हैं वहाँ से कोई ऑफिसर्स उनके साथ होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि डोबास में हुआ, वहाँ पे वो इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ पे दुनिया भर के नेता गए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ गए, लेकिन उसके साथ आसिम मुनीर भी गए। एक ऐसी जगह जहां इकोनॉमिक्स की बात हो रही हो, वहां एक डिफेंस के आर्मी चीफ का, या अब तो खैर सर्वे है वहां के आर्मी के सीडीएस का वहां रहना और वो किस तरह से क्या बात करेंगे ये दुनिया को समझना बहुत मुश्किल हुआ। और पाकिस्तान को लेकर ये बात हमेशा से रहा है कि वहाँ की लीडरशिप अलग, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग, आर्मी लीडरशिप अलग। पाकिस्तान और ईरान को तुलना करना ठीक नहीं है। ईरान अमेरिका से कमज़ोर हो सकता है, ईरान अमेरिका से लड़ते हुए शायद हार भी जाए, लेकिन ईरान लड़ेगा ज़रूर। पाकिस्तान के साथ ये केस नहीं है, वहाँ पैसे दो, काम कराओ। और इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि हाँ, मतलब ये जो बोल रहे हैं खamenei, ये तो उनको बोलना ही पड़ेगा।
बहुत मतलब कैजुअल से वे में कि ठीक है जो आपको बोलना है बोलिए और हमें जो करना होगा हम वो चीज़ करेंगे। हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो अभी प्रोटेस्ट पहले बहुत भारी मात्रा में हो रहे थे ईरान में, कहीं कम हुए थोड़े से, बट अगर इसमें देखा जाए तो ईरान तो प्रॉपर इस चीज़ का ब्लेम अमेरिका पे डाल रहा है कि यूएस इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे है और यूएस बहुत अच्छी फंडिंग कर रहा है, मतलब इन सब प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए और भड़काने के लिए। देखो इसमें अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इमर्ज हो गया है। जो ईरानियन प्रोटेस्टर्स है उन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें उतना सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे कि हेल्प इज़ ऑन द वे और हम बस मदद रास्ते में ही है और हम पहुंच रहे हैं। और बीच में जैसे उन्होंने एक बयान और दिया था, जैसे अभी आपने बताया ना कि हेल्प इज ऑन द वे, आई गेस उसी ट्वीट में था या किसी और ट्वीट में उन्होंने बोला था कि जितने इंस्टीट्यूशन आप उन पे चढ़ाई करनी स्टार्ट करो, आप कवर करो उनको, हम आ रहे हैं पीछे हाँ, से। ये वही बात हुई थी। दरअसल जब प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उस समय जो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से डिफरेंट कैजुअलिटीज़ के नंबर्स आ रहे थे, अगर आप ईरानी सरकार की आंकड़ों को देखेंगे तो उनका मानना है कि जो सैनिक थे, पुलिसकर्मी थे, उनकी ज़्यादा जान गई है, सिविल जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी कम है। जबकि अदर यूनाइटेड नेशन के या और इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आंकड़ों को आप देखेंगे तो उनके हिसाब से ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बड़ी संख्या में जान गई है। इन सब के बीच जब प्रोटेस्ट एकदम पीक पे चल रहा था, एकदम चारों तरफ प्रोटेस्ट जब हो रहा था, ईरान के लगभग कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान आए थे कि आप सिर्फ विरोध प्रदर्शन ना करें, ईरान के जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उन पर भी कब्जा करें। हेल्प इज़ ऑन द वे, यानी मदद रास्ते में है। लेकिन फिर अगले ही वक्त डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान बदलते हुए नजर आए। वी आर इन टॉक विद ईरान, और ईरान को लेके थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप भी नरम होते आए। तो वो जो प्रोटेस्ट था वो भी धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम होते हुई नजर आई। तो इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक फैक्टर तो होगा ही, और इस प्रोटेस्ट को ईरानी सरकार की यदि हम माने तो ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था ये एक कू करने का तरीका था, और इसके पीछे अमेरिका का आरोप वो लोग लगाते हैं। तो फिलहाल ईरान से कुछ इसी तरीके की खबर आ रही हैं, और जैसे ही नई नई अपडेट्स हमें मिलेंगी हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम ईरान से थोड़ा हटकर आते हैं भारत की तरफ। कल 1 फ़रवरी था और भारत में बजट आया, बजट पेश हुआ कल। जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया। इस बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है, और ये कहा जा रहा है, और कुछ फैक्ट मतलब कहा नहीं जा रहा है, ये फैक्ट्स भी हैं कि पिछली बारी से 15% इंक्रीज हुआ है वो बजट। अगर हम पिछले साल की देखें तो पिछले साल भारत के लिए जो डिफेंस बजट था वो था 6.81 लाख करोड़, जो कि अब बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो 15% इसमें जंप दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है? 15% डिफेंस बजट का ग्रोथ हुआ है। इसके इसको अगर अपन जिस तरह से खबरें आई हैं या जिस तरह से बजट को पेश किया गया है उसमें 2-3 पहलू देखने लायक है। वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस के बजट में ग्रोथ आया है, और ये 15% ग्रोथ अगर हम पिछले के सालों में देखें तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके आंकड़ों पर और बात करें तो टोटल जीडीपी का 2% हम जो है डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप ये पूरा आंकड़ा देखोगे तो 7.85 लाख करोड़ रुपीस जो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा शेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये माना जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज पे बात होगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज पे बात होंगी, आत्मनिर्भर की बात की गई है, यानी भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट अपने ही देश में बना सके, इसको तवज्जो दी गई है और इसको प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा एआई पे भी बहुत जोर दिया गया है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बढ़ रहा है और वो लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, उस तरह से एआई डिफेंस को भी प्रभावित कर रहा है। जिस तरह से आम जनता इसको एआई को लेके उत्सुक है और आम जन जीवन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका डिफेंस सेक्टर में भी उसका एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, भारत में सेंटर कैसे बनाए जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर डिफेंस बजट में प्रावधान रखे गए हैं।
और जैसे अभी आपने बात करी आत्मनिर्भरता की कि मेक इन इंडिया को और बड़ा करने की बात कही जा रही है। अगर पिछले बहुत टाइम से ये चीज़ भी टॉकिंग स्टेज में है कहीं ना कहीं कि भारत और रशिया के बीच में अगर SQ-57 फाइटर जेट्स को जो लेके एक डील की बात चल रही है, अगर वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है तो रशिया यहाँ तक ऑफर कर रहा है कि आप इसको भारत में ही बना सकते हैं SQ-57 फाइटर जेट्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ है अगर हम आत्मनिर्भरता के एंड से इसको देखें। अगर हम पिछले कुछ सालों के रक्षा क्षेत्र में होने वाले काम या डील्स की बात करें तो उसमें मेक इन इंडिया एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहा है। जिन देशों से हमने डील किया उनमें भी ये बात रहेगी कि आपको भारत में फैक्ट्री सेट करनी पड़ेगी और भारत में आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत ने अपना डिफेंस बजट कितना % से बढ़ाया है और कितना बढ़ाया है, इसी के साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके थोड़ा उथल पुथल मची हुई है कि भारत ने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर दिया है, तो वो थोड़ा इस चीज़ को लेके चिंतन में है, सोच समझ रहे हैं। हाँ, वो घबरा सकते हैं, उनका घबराना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान को घबराना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनको मार पड़ी है उनका घबराना बनता है। इसके अलावा एक पहलू और भी है, पाकिस्तान की आर्मी या यूं कहें कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस चीज़ का कि देखो भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, भारत अपना रक्षा क्षेत्र में इतना खर्च कर रहा है, उसको इसका एक खतरा दिखाकर वो भी अपना डिफेंस बजट जो टोटल स्टेट का बजट है, टोटल कंट्री की बजट है, उसमें अपना शेयर मारने की कोशिश करते हैं। ये एक पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही कॉमन बिहेवियर है कि वो भारत का डर दिखाकर तमाम इंस्टीट्यूशन पे भी कंट्रोल करती हैं और बजट पे भी कंट्रोल करती हैं। अब उन बजट का कैसे इस्तेमाल होता है ये सभी जानते हैं। भारत हर वो कदम जो विकास की तरफ बढ़ता है उससे पाकिस्तान डरता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी है, पाकिस्तान का खौफ में आना लाजमी है। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए क्या जो हमने डिफेंस बजट बढ़ाया है, क्या हमें इसे और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो भारत को दोनों तरफ से खतरा है, इधर चीन है तो इधर पाकिस्तान है और आजकल बांग्लादेश के भी सुर जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे लग रहे हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि भारत को तीनों तरफ से इस समय पे खतरा है। तो क्या जितना हमने डिफेंस बजट बढ़ाया है क्या इतना काफ़ी है या हमें इसमें और जोर डालना चाहिए, इसको हम और बढ़ा सकते हैं? अंश, ये जो बात है ना कि भारत को अपना डिफेंस बजट और बढ़ाना चाहिए, इस पे कई जानकारों के अलग अलग राय हैं। अंश, भारत डिफेंस एक्सपेंडिचर को और टोटल जीडीपी के % से बढ़ाने की बात को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। ज़्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने टोटल जीडीपी का जो अभी वर्तमान में 2% रक्षा पर खर्च कर रहे हैं इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये उनका एक तर्क होता है, इसके पीछे वो अपनी राय रखते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी इस बजट में भी टोटल जीडीपी का 2% जो है वो रक्षा पर खर्च होने की बात हुई है। ये जो बजट आज 7.85 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस को मिला है, इसके बाद अब जो है पिछले सालों के तुलना में ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, इन सब चीज़ों से ड्रोन्स की बात हो रही है, इन सब को आधार बनाते हुए भारत की जो रक्षा सिक्योरिटी सिस्टम है या जो डिफेंस सेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से दुनिया में जंग बदल रही है, जो रेगुलर फोर्सेस जो वॉर होते थे उस तरह से बदलकर जो ड्रोन के सिस्टम आ गए हैं, रॉकेट सिस्टम्स आ गए हैं, AIs की बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर या इन तमाम मुद्दों पर पहले से अब बेहतर काम हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आप बताइए आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या भारत को अपना डिफेंस बजट और बढ़ाना चाहिए या इतने में ही फिलहाल के लिए संतुष्ट हो जाना चाहिए? रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।